वेलकम टू माय चैनल द लिट प्रभात। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फेमस नोवेल के बारे में जो कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है, क्योंकि इस नोवेल की जो मेन कैरेक्टर है कैरी, उसे थोड़ा अपॉर्चुनिस्ट दिखाया गया है इस नोवेल को पढ़कर आप भी थोड़ी देर के लिए जजमेंटल हो सकते हैं। चलिए, जब आप इस नोवेल को पूरी तरीके से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। इस नोवेल को लिखा था थियोडोर ड्रेसर ने और इसे 1900 में पब्लिश करवाया। दोस्तों, बात करें इस नोवेल की सेटिंग की तो इसकी सेटिंग रखी गई है शिकागो और न्यूयॉर्क सिटी में। चलिए चलते हैं अब इस कहानी की ओर। लेट्स बिगिन। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है कैरी नाम की एक लड़की से जो कि लगभग 18-19 साल की है, जो कि काफी गरीबी में अपनी जिंदगी जी रही है और इसका केवल एक ही ड्रीम है कि इसे बहुत बड़ा बनना है, इसे बहुत पैसे कमाने हैं। तो ये उस जगह को छोड़कर निकलना चाहती है जहाँ पर ये फिलहाल रह रही है, क्योंकि यहाँ पर रहकर उसे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है कि वहाँ पर बड़ा बना जा सकता है, बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। यहाँ पर पोएट एक बात कहते हैं कि छोटे जगहों से निकली हुई लड़कियाँ जब बड़े शहरों की तरफ जाती है तो दो ही चीज़ें होती है, यदि वह सही डायरेक्शन में और सही लोग उसकी जर्नी में मिले तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, बदल जाएगी। लेकिन अगर वो गलत हाथों में चली गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ऐसा आज भी होता है दोस्तों, लोग बड़े बड़े सपने लेकर बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। उनमें से कुछ लोग बहुत तरक्की करते हैं और कुछ लोग ऐसे रास्तों पर चले जाते हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है और केवल उलझ कर रह जाते हैं शहर के चकाचौंध में। ठीक पोएट भी यही बातें कह रहे हैं। अब कैरी ने मन बना लिया है कि उसे शिकागो जाना है। अपने होम टाउन से निकलकर सबसे पहले कोलंबिया जाएगी, वहां से विस्कॉन्सिन जाएगी, फिर वहां से शिकागो के लिए जाएगी ताकि वहां पहुंचकर ये अपनी जिंदगी को बदल सके, क्योंकि यहाँ पर तो वो काफी गरीबी में रह रही थी। उसे चेंज करना है अपनी लाइफ, उसे ढेर सारे पैसे कमाने हैं, उसको फेम चाहिए। शिकागो में उसकी एक बहन भी रहती है, नाम है मिनी, और उसके हस्बैंड का नाम है हैंसन। दोस्तों, नॉर्मली भी ऐसा ही होता है कि जब कभी हम किसी बड़ी सिटी में जा रहे होते हैं तो पहले से हमारा कोई लिंक होता है वहाँ पर, क्योंकि नई सिटी में कोई किसी को काम जाते ही नहीं दे देगा, उसको वहाँ रहना पड़ेगा, कुछ दिन ढूंढना पड़ेगा काम, तो कोई तो होना चाहिए जो उसकी सपोर्ट करे। कैरी ने भी इस बात को अच्छी तरीके से सोचा होगा, तभी उसने शिकागो जाने का प्लान बनाया है। अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर कैरी जो है वो निकल पड़ती है शिकागो की। अब ये ट्रेन पर बैठ जाती है तो इसकी मुलाकात होती है ट्रेन पर ही चार्ल्स नाम के एक व्यक्ति से, जिसने कि काफी फैशनेबल एक ड्रेस पहन रखा है और देखने में काफी रिच लग रहा है, काफी अमीर लग रहा है। दोनों में धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है, तो बातचीत के दौरान पता चलता है कि वो भी शिकागो का ही रहने वाला है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए और दोनों में एक अटैचमेंट सा हो गया। अब इन दोनों ने अपना नाम, पता और एड्रेस वगैरह जो है सब एक्सचेंज कर लिया आपस में, ताकि एक दूसरे को लेटर लिख सके, एक दूसरे से मिल सके। कुछ ही देर में ये अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाती है शिकागो, और स्टेशन से बाहर निकलकर अपनी बहन मिनी का इंतजार करते रहती है। थोड़ी देर के बाद मिनी, जो कि उसकी बहन है, वो वहाँ पहुँचती है और मिनी को देखकर इसको ऐसा लगता है कि मिनी बिल्कुल भी नहीं बदली है। अब मिनी इसको अपने घर पर, अपने फ्लैट पर लेकर जाती है, जो कि होता है 3rd फ्लोर पर, जहाँ वो अपने पति और बच्चे के साथ रहती है। अब जब वो मिनी और हैंसन के घर पर रहने लगी तो मिनी और हैंसन ने ये साफ कर दिया कि तुमको जल्दी से जल्दी काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मिनी और हैंसन जो थे वो भी इतने रईस नहीं थे। सीधा सीधा उनका कहना ये था कि तुमको यहाँ रहना है तो रेंट तो देना पड़ेगा और भी चीज़ों में तुम्हें मदद करनी पड़ेगी मुझे। अब जब ये सुबह उठती है तो पूरे अपार्टमेंट का जायजा लेना शुरू करती है, तो इसे लगता है कि ये जो मिनी है और जो हैंसन है ये केवल यहाँ जिंदगी काट रहे हैं, ये जिंदगी जी नहीं रहे हैं। अब कैरी जो है मन ही मन में सोचती है कि मैंने जिसको अपना एड्रेस दिया है चार्ल्स को, अगर वो यहाँ पहुँच गया तो क्या ही सोचेगा मेरे बारे में। कैरी को भी ऐसा शौक नहीं था कि वो अपनी दीदी और जीजे के घर पे रहे। अब उसने जो है काम ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके सपने इस फ्लैट से काफ़ी बड़े थे। वो कुछ बड़ा सोच कर आई थी शिकागो काम की तलाश में। जब वो इस शहर में घूमती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर केवल वर्किंग क्लास के लोग रहते हैं, और ये वर्किंग क्लास के लोग इस प्रकार फंस चुके हैं अपने कामों में कि घर वापस लौटना भी इनके लिए असंभव है। कई दिनों तक कैरी जो है वो काम की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है, कोई इसे काम पर रखना नहीं चाहता क्योंकि इससे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं किसी का। आखिरकार इसकी मेहनत जो वो काम आई और इसे जो है काम मिल गया। काम था इसका एक होलसेल शू का हाउस था, उसमें इसे काम मिला था। वहाँ पर मैनुअली हाथों से जो है वो जूते तैयार किए जाते थे। 2-3 दिन ही काम किए हुए थे, उसे ऐसा फील होने लगा कि यहाँ से मैं बहुत बड़ी नहीं बन सकती हूँ, यहाँ पर मैं उन वर्किंग क्लास के लोगों की तरह ही फंस कर रह जाऊँगी, क्योंकि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उसकी सोच काफ़ी बड़ी नहीं है, काफ़ी छोटी सोच है उनकी। तो मैं इनसे तो बड़ी नहीं बन पाऊंगी कभी। इस कंपनी में काम करके बस अपनी ज़िंदगी काटी जा सकती है, रेंट भरे जा सकते हैं, अपने शौक मौज पूरे नहीं किए जा सकते इस कंपनी में। और जब कंपनी से काम कर ये घर पहुंचती थी तो घर का काम भी इसे करना होता था, क्योंकि मिनी और हैंसन ने इसे शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि तुम्हें यहाँ रहना है तो सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। अब मिनी को देखकर इसको ऐसा लगता है कि एक लड़की को कितना सहना पड़ता है, हैंसन की सारी बात माननी पड़ती है मिनी को।
ये सब देखकर वो थोड़ा अपसेट तो होती है, पर उसके सपने काफी बड़े हैं। कई दिनों तक ऐसे ही काम करते करते एक दिन अचानक वो बीमार हो जाती है और इस बीमारी के कारण ये उसकी जॉब चली जाती है। जिस जूते की कंपनी में वो काम करती है वो लोग इसे निकाल देते हैं। जब ये बीमारी से वापस ठीक होती है तो फिर से काम की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन इसके अंदर की कुछ बातें इसे परेशान कर रही है कि इस शहर में जिस सपने को वो लेकर आई थी वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं और इसे ऐसा फील होने लगता है कि मैं दीदी और जीजू के ऊपर जो है वो एक बोझ बनकर रह गई हूँ। उसके मन में कुछ फियर की भावना भी आ रही है कि लौटकर वापस घर न जाना पड़े मुझे, लेकिन वो लौटकर वापस घर नहीं जाना चाहती। वो चाहती है इस सिटी में वो फेम कमाए, वो पैसे कमाए जिसके लिए वो यहाँ आई थी। कई दिनों तक ऐसे ही परेशान होने के बाद उसकी मुलाकात होती है उसी चार्ल्स से जिससे ये ट्रेन पर मिली थी। और चार्ल्स के बारे में बता दूं कि चार्ल्स जो है इसे अंदर ही अंदर पसंद करता था। अब उस आदमी ने इसे एक बढ़िया लंच का ऑफर दिया तो ये मान भी गई और लंच पर गई। उसके बाद उस आदमी ने इससे ढेर सारी शॉपिंग करवाई और कुछ पैसे भी इसे दिए। अब इसे अंदर ही अंदर अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर ये कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो जो चार्ल्स था वो काफी जिद्दी इंसान था। इनकी फिर से मीटिंग होती है। अगली मीटिंग में चार्ल्स फिर से इसे ढेर सारे कपड़े दिलवाता है और ढेर सारे पैसे भी इसे देता है। अब कैरी को जो चीज चाहिए थी वो उसे मिल रही थी, पर उसे अंदर ही अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसके जो सपने थे वो दूसरों के पैसों से बड़े बनने के नहीं थे। वो खुद के पैसों से बड़ा बनना चाहती थी, नाम कमाना चाहती थी। अब कैरी भी इसके साथ कुछ एडजस्ट करके रहने लगती है और दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है। एक दिन कैरी जो है वो चार्ल्स को अपने घर पर बुलाती है। चार्ल्स जैसे ही घर पर पहुंचता है वो इसके घर को देखता है, फिर सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की और ऐसे घर में रहती है। चार्ल्स को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर लड़की ऐसे घर में कैसे रह सकती। तो उसने कैरी को एक ऑफर दिया कि मैं तुम्हें एक नए घर में शिफ्ट करवा दूंगा। कैरी थोड़ी परेशान भी हो रही थी कि नए शहर में आई हूँ, ये नए लोग मुझे अभी घर गिफ्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा आगे। क्योंकि एक स्ट्रेंजर, एक अनजान इंसान किसी के लिए इतना कैसे कर सकता। बहुत बार सोचने के बाद कैरी ने यह फैसला किया कि अगर पैसे ऐसे मिलते हैं, तरक्की ऐसे मिलती है तो यही रास्ता सही और तैयार हो जाती है चार्ल्स की मिस्ट्रेस बनने के लिए। और चार्ल्स ने इसे वो ऐशो आराम वाली जिंदगी दी जो कि ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी अपनी दीदी और जीजू के यहाँ रहकर। कई दिनों तक साथ में रहने के बाद इनकी कमियां, इनकी अच्छाइयां एक दूसरे को पता चलने लगी। चार्ल्स चाहता था कि वो इससे शादी ना करे, उसका कोई कमिटमेंट नहीं था शादी को लेकर। वो चाहता था कि इसके साथ मिस्ट्रेस बनकर ही रहे सारी जिंदगी। कैरी को पैसे तो मिल रहे थे, नेम और फेम भी मिल रहा था, पर उसे जो अटैचमेंट चाहिए थी, सेंसिटिव अटैचमेंट चाहिए थे एक मेल से, वो नहीं मिल पा रही थी। दोस्तों अब इसकी मुलाकात होती है, इसकी एक पड़ोसन रहती है जिसका नाम होता है हेल, उससे मुलाकात होती है इसकी और दोनों में धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है, फिर दोस्ती शुरू हो जाती है और वो इसे ड्राइव पर ले जाती है। और ये जो हेल है ये काफी शो ऑफ करने वाली लड़की है। उसकी बातों को सुनकर कैरी जो है वो उसको लगता है कि इस दुनिया में केवल चार्ल्स के पास ही पैसे नहीं है, ऐसे पैसे वाले लाखों हैं इस दुनिया में। इनसे ज्यादा अमीर अमीर लोग इतने हैं इस शहर में जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा जजमेंटल हो सकता है इस चीज को सुनकर कि ये लड़की क्या सोच रही है, पर जिस जगह से वो आई है और जो उसके सपने रहे हैं उसको लेकर वो एक जुनून में है। और ऐसा भी नहीं है कि वो लड़की चार्ल्स को धोखा दे रही है, वो चार्ल्स के साथ शादी करना चाहती है, पर चार्ल्स ही उसे मना करता है। अब एक दिन चार्ल्स जो है अपने एक दोस्त हर्स्टवुड को अपने घर पर कैरी से मिलवाने के लिए लाता है। और ये जो हर्स्टवुड होता है ये काफी एक बड़े सैलून का मैनेजर होता है। अब 2-4 मीटिंग के बाद हर्स्टवुड के साथ कैरी की एक अटैचमेंट होने लगती है, वो इससे अच्छी लगने लगती है। कैरी जो एक सेंसिटिव अटैचमेंट चाह रही थी चार्ल्स से, वो उसे हर्स्टवुड से मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो हर्स्टवुड है ये काफी बड़ा एज में और इसकी शादी हो रखी है और इसके बच्चे भी हैं और काफी बड़े बड़े बच्चे हैं इसके। और ये जो हर्स्टवुड है ये थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम से भी गुजर रहा है, इसकी तलाक होने वाली है इसकी बीवी के साथ, तो इससे भी थोड़ा रिलीफ मिलता है इस कैरी के आने से, थोड़ा अच्छा फील होता है। और इस बात का कुछ पता चार्ल्स को नहीं था। चार्ल्स एक दिन जो है सोचता है कि कैरी को जो है प्रपोज करता हूँ शादी के लिए, लेकिन ज्यादा दिन तक ये बात छुपी नहीं और आखिरकार चार्ल्स को पता चल गया कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो चल रहा है। तो चार्ल्स ने जाकर कैरी को समझाया कि ये इंसान शादीशुदा है, क्यों इसके पीछे पड़ी हो तो ये जो हर्स्टवुड है इसकी अटैचमेंट थोड़ी बढ़ गई है कैरी के साथ, तो ये चाहता है कि ये जो कैरी है इसको मैं लेकर भाग चलूं कहीं और। एक दिन हर्स्टवुड ऐसा काम करता है जिसका कैरी ने सपने भी नहीं सोचा हो कि हर्स्टवुड ऐसा करेगा। एक दिन सलून में शराब की नशे में एक लॉकर खुला हुआ उसे मिलता है, तो सारे लॉकर से वो पैसा निकाल लेता है। बहुत सारे पैसे होते हैं उस लॉकर में, और लॉकर से पैसे निकालने के बाद कैरी को भगा ले जाता है न्यूयॉर्क सिटी में। इस बात का कैरी को कुछ पता नहीं था कि ऐसा किया है हर्स्टवुड ने,
बाद में जब उसे पता चलता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है इस बात का। अब कैरी कुछ कर भी नहीं सकती है, वो ऐसे सिचुएशन में फंसी है जहाँ वो कुछ कर भी नहीं सकती है, कुछ बोल भी नहीं सकती है, क्योंकि हर्जवुड ने जो किया है ये उसके लिए किया है। अब एक दिन हर्जवुड को रियलाइज होता है कि उसने जो शराब के नशे में किया वो ठीक नहीं था, तो जो चुराए हुए पैसे थे वो ये पुलिस को वापस कर देता है और वहाँ पर एक जॉब की तलाश में वो फिर से एक सलून में ज्वाइन कर लेता है और छोटी सी जॉब होती है उसकी। अब कैरी को जो है थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, नए शहर में आई थी और नया लवर था उसका, तो उसे कुछ दिन के लिए अच्छा तो लगा। लेकिन एक दिन कैरी की एक और पड़ोसी होती है मिसेस वांस, उससे उसकी दोस्ती होती है। कुछ समय के बाद हर्जवुड का काम थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था और उसे घाटे होने लगे थे, उसकी जॉब भी चली गई थी, तो उसने कैरी से कहा कि थोड़ा खर्चा कम किया करो। अब इनके बीच मन मुटाव तो धीरे धीरे बढ़ रहा था क्योंकि हर्जवुड पैसे नहीं कमा पा रहा था, उसे घाटे हो रहे थे, उसे लॉसेस हो रहे थे और उसकी जॉब भी चली गई थी। एक दिन मिसेस वांस जो है इसे एक लेविश डिनर करने ले जाती है एक लग्जरियस रिजॉर्ट में। वहाँ पर इसकी मुलाकात वांस का एक कजन रहता है रॉबर्ट नाम करके, उससे इसकी मुलाकात होती है। अब इस रॉबर्ट ने कैरी को ऐसी बात बोली जहाँ से कैरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। ये रॉबर्ट उससे कहता है कि पैसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ही अजीब बात कही इस रॉबर्ट ने, पर इतने देर से ये पैसे पैसे चल रहे थे और पहली बार कैरी ने सुना कि पैसे सब कुछ नहीं है तो उसे थोड़ा अजीब लगा। रॉबर्ट ने कहा कि अपने आर्ट पर ध्यान दो, पैसे झक मारकर तुम्हारे पास आएंगे। रॉबर्ट की इस बात से कैरी काफी इन्फ्लुएंस हुई और वो सही बात भी कह रहा था, भाई काफी समझदार लड़का था वो। ये बात कैरी के एकदम दिल को छू गई और उसने जल्द ही एक थिएटर ज्वाइन कर लिया और इस थिएटर में कोरस में कुछ लड़कियां गाती थी, उनके साथ वो गाना शुरू कर। और कहते हैं ना कि कोई इंसान किसी काम के लिए एकदम फिट बना होता है, वो काम उसी के लिए था। वो अपने इस काम में काफी डूब चुकी थी और उसे मजा भी आ रहा था इस काम में काफी। ऐसा लगता था मानो यह काम केवल कैरी के लिए ही बना है और किसी के लिए नहीं। अब ये वहाँ पर एकदम स्टार बन गई थी, लोग इसे जानने लगे थे। वहाँ पर गाने वाली लड़कियों में से एक लोला नाम की लड़की थी जिससे इसकी दोस्ती होती है और लोला ने ऑफर किया कि तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ, मेरे साथ रहो रूममेट बनकर। और इसने जो है हर्जवुड को छोड़ने का फैसला कर लिया और लोला के साथ रहने के लिए सोच लिया। अब कैरी को वो सारी चीजें मिल चुकी थी जिसके लिए कभी वो सपने में सोचा करती थी, वो सारी चीजें उसके पास है आज। उसके एक फैसले ने पूरी लाइफ को उसके चेंज कर दिया। जिस पैसे के लिए उसने कभी सपना देखा था, दर दर की टोकरें खाई थी और अलग अलग कंपनियों में काम किया था, आज वो सब उसके पास है। और केवल पैसे ही नहीं है, उसका फेम भी हो चुका है, पूरे शहर में लोग उसे जानने लगे। लेकिन दूसरी तरफ हर्जवुड के साथ काफी बुरा हुआ। हर्जवुड को जब कैरी ने छोड़ा तो उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, उसे भीख मांगना पड़ रहा है अपनी जिंदगी को जीने के लिए। और कैरी ने कभी पलट कर इस इंसान को देखा तक नहीं। हर्जवुड ना तो पिछली लाइफ में जा सकता है जहाँ वो अपनी बीवी को तलाक दे चुका है और नहीं अगली लाइफ में जा सकता है जहाँ कैरी ने उसे छोड़कर चली गई है। इन सब के बीच हर्जवुड की लाश मिलती है एक दिन, शायद उसने सुसाइड कर लिया होगा इन सब प्रॉब्लमों के बीच। कैरी अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि उसे ऊपर से नीचे देखने पर कोई लोग दिखाई नहीं पड़ते। उसे जानने पहचाने वाले लोग उसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलने आते हैं। अंत में नोबलिस्ट थियोडोर कहते हैं कि शिखर पर जो पहुंची है कैरी, उससे पूछो कि वो उस शिखर पर जो पहुंची है वो कितनी अकेली है और कितनी नाखुश है वो। दोस्तों यहीं पर ये नॉवेल ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये नॉवेल काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।